तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कैलकुलस की। कैलकुलस में दो पार्ट है, एक तो डिफरेंशिएशन या उसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन या फिर उसको इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन से। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये आपको कई बार फिजिक्स में कई सारे जगहों पे यूज होगा। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये चीज़ें आपको हमेशा वहाँ पे काम आती रहेंगी, इसलिए इन चीज़ को थोड़ा सा समझना यहाँ पे ज़रूरी है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड पढ़ रखा है और जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये सब आइडिया होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो। बाकी जो नए बच्चे हैं जो 11th स्टैंडर्ड में हैं जिनको चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, आप इस चीज़ से ये जो दो चीज़ें आप क्लियर कर लो कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। बात करने से पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन क्या होता है। देखो अगर मैं सपोज करो बोल रहा हूँ कि फंक्शन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज़ होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ और वो फिक्स होता है, जैसे मैंने 5 ले लिया तो 5 एक कांस्टेंट है, -5 ले लो तो -5 एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स वैल्यू होगा। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे x, और इस वेरिएबल को जनरली हम x, y ऐसे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, उसका एक ही वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू 3x², तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो y का वैल्यू आपका 3 आएगा। मतलब x 1 ले सकता है वैल्यू तो y आपका 3 बन जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 2 लिखूं तो y का वैल्यू आपको 12 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया दो वेरिएबल्स का, जिसमें x एक वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है। देखो मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं चीज़ें यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा एकदम डिटेल में, हम ऊपर ऊपर चीज़ें समझते हैं जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है हमारे पास x और y जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, लेकिन यहाँ पे आप 3 देख रहे हो ना इस इक्वेशन में, ये 3 फिक्स है यहाँ पे, तो 3 कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल्स को लिखते हो इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को हम फंक्शन बोल देते हैं दूसरे वेरिएबल का। अब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का फंक्शन आप कब बोल सकते हो, जैसे मान लो हमको बोलना है कि y जो है वो x का फंक्शन है, तो ये कब होगा बताता हूं मैं। ठीक है, सिंपल तरीके से इसको ध्यान में रखो कि अगर इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y x का फंक्शन है तो only if for every value of x, there is only one value of y, मतलब ये अगर y x का फंक्शन कहलाएगा, ये तभी कहलाएगा जब y का एक ही वैल्यू आए। मतलब x का कोई भी आप वैल्यू ले लो, उस x के वैल्यू के लिए y का सिर्फ एक ही वैल्यू आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आप बोल सकते हो कि y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम इक्वेशन के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन का वैल्यू लिया, इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू 3x + 2। सवाल ये है कि ये एक फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि x के हर एक वैल्यू के लिए, कोई भी x का वैल्यू उठा लो, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y का एक ही वैल्यू मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 0 लिखता हूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना मिल रहा है, y का एक ही वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। एक x के वैल्यू के लिए एक ही y का वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर मैं 1 डालता हूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ, 3 + 2 5 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं -1 लिखता हूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा बताओ, -3 + 2 दैट इज -1। तो देखो हर एक x के वैल्यू के लिए आपको y का सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और उस y का वैल्यू क्या है 3x + 2। तो एक्चुअली में ये फंक्शन है 3x + 2 एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का। और इस 3x + 2 को मैं एक साथ क्या लिख दे रहा हूँ, y। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि y मतलब 3x + 2 x का फंक्शन है, क्योंकि इसके हर एक x के वैल्यू पे आपको इसका सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे सामने रखा है मैंने। समझ गए फंक्शन का मतलब। चलो एक एग्जांपल देखते हैं और
जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x² या y इज इक्वल टू x² ले लेते सीधा, एक सिंपल सा फंक्शन। तो क्या ये x² x का फंक्शन है? y इज इक्वल टू x² में y x का फंक्शन है कि नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो x का वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 0 मिलता है, एक ही वैल्यू मिला। x का वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूँ या 2 डालता हूँ तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? y का वैल्यू मुझे 4 मिलेगा। x का वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 4 मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y का सेम वैल्यू आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक x के वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए एक ही y का वैल्यू आ रहा है। बाकी सारे y के वैल्यूज मैच कर सकते हैं आपस में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक x के लिए एक ही y, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए दो y के वैल्यूज नहीं आ रहा है आपके पास, दो अलग अलग y के वैल्यूज नहीं आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है। तो x इज इक्वल 2 के लिए y का वैल्यू आ रहा है और x इज इक्वल टू -2 के लिए y का वैल्यू आ रहा है। एक x के लिए एक ही y का वैल्यू आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे y जो है इज अ फंक्शन ऑफ x। y मतलब x² इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये भी x² भी एक फंक्शन हो गया, और भी फंक्शन हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि y² इज इक्वल टू मान लेते हैं 4x, ऐसा कुछ लिख दिया, y² इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे जो है y x का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x के किसी एक वैल्यू के लिए आपको y के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। या आप यहीं से देख लो कि y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, +or-2√x। y इज इक्वल टू +or-2√x, स्क्वायर रूट ले लोगे ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैंने x का वैल्यू 1 रख दिया तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, +or-2 मिल जाएगा। मतलब एक बार y +2 होगा और y -2 भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक x के लिए आपके पास दो y के वैल्यूज है, +2 भी है और -2 भी है। तो y² इज इक्वल टू 4x इस इक्वेशन में y x का फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाता है और y का वैल्यू आप देख सकते हो +or-√2x आ रहा है। तो यहाँ पे एक x के वैल्यू के लिए y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। इस इक्वेशन में y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, सिंपल। तो फिलहाल जो फंक्शन नहीं है उसकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन की ही बात करेंगे। और अलग अलग टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो फंक्शन देख लिया, एक 3x+2, यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखो फंक्शंस के अगर एग्जांपल्स देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो एक फंक्शन आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू, मैंने 3x+5 लिख दिया, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोला जाता है। फिर दूसरा आपका y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने x² लिख दिया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया यहाँ पे। तीसरा आपका y इज इक्वल टू मान लो sin x है, ये भी एक फंक्शन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू e⁻x है, ये भी एक फंक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं y के फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, 3x+5, x², sin x, e⁻x, ठीक है। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, फंक्शन को y से रिप्रेजेंट ना करके f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज y को ही क्या लिख देते हैं, f(x) लिख देते हैं, f(x) इज इक्वल टू 3x+5। तो यहाँ पे f(x) फंक्शन है x का, यहाँ पे भी लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू x²। तो आप y की जगह पे f(x) लिख सकते हो या f(x) की जगह पे y लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो f(x) इज इक्वल टू sin x या f(x) इज इक्वल टू e⁻x, ये सारे के सारे फंक्शंस के आपके एग्जाम्पल्स हैं, समझ गए। तो चलो यहाँ पे फंक्शन का जो है वो डिस्कशन हुआ खत्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। चलो बात तो हो गई फंक्शन की, अब यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन के जो है कुछ ग्राफ्स आपको दिखेंगे। ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर सपोज करो आप इन सारे फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको अलग अलग ग्राफ आएगा। अगर मान लो आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, y एक्सिस पे प्लॉट करोगे और x एक्सिस पे प्लॉट करोगे, तो इस पे y और यहाँ पे x। तो अगर आपने ये वाला ग्राफ प्लॉट किया ना, y इज इक्वल टू 3x+5, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ y इज इक्वल टू 3x+5। हर फंक्शन का अलग अलग ग्राफ होता है, हर इक्वेशन का अलग अलग ग्राफ होगा आपके पास हर फंक्शन का। यहाँ पे 3x+5, y इज इक्वल टू 3x+5 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर अगर आप सपोज करो y इज इक्वल टू x² का ग्राफ देखोगे,
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। ये ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। फिर आप sin x का ग्राफ अगर देखोगे तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, दिस इज y दिस इज x, sin x का ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये sin x का ग्राफ है, मैंने ढंग से बनाया नहीं पर इस तरीके से ग्राफ आता है आपका। e रेज टू x का ग्राफ अगर आप देखोगे तो e रेज टू x का ग्राफ सीधे ऐसे नजर आएगा आपको, e रेज टू x का ग्राफ, दिस इज y दिस इज x, ऊपर उठते हुए नजर आएगा, ये e रेज टू x का ग्राफ है। तो ये सारे के सारे आपके ग्राफ्स के एग्जाम्पल है, मतलब इन सारे फंक्शंस का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो x एक्सिस y एक्सिस पे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग आपने किया होगा, x के कुछ वैल्यूज लो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो और y का वैल्यू निकाल लो, और वो x और y के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करोगे आप, तो आपको ये ग्राफ आराम से मिल जाएगा प्लॉट करके। तो भाई ये तो फंक्शंस के ग्राफ हो गए, आप इसको चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, cos x का फंक्शन हो सकता है, tan x का फंक्शन हो सकता है, और इन्हीं फंक्शंस को आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करके और भी बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो चलो फंक्शंस हो गए, फंक्शन के ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे ऐसे फंक्शन की जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। मान लो एक फंक्शन है हमारे पास और आपने उस फंक्शन को प्लॉट किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है, हमारा ग्राफ क्या मिला आपको, स्ट्रेट लाइन मिला। अब इस स्ट्रेट लाइन पे चर्चा करते हैं, ये रहा ग्राफ। आपने बचपन में सीखा होगा कि स्ट्रेट लाइन का अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ से हमने चीज़ें प्लॉट की है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर वैल्यूज़ देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, मान लेते हैं, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आता है, जैसे अगर मैं इस पॉइंट्स का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने बोलो तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आप x लिखते हो और उसके बाद y लिखते हो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 2। ऐसे आप हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, समझ गए। मैं फिलहाल यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो ये ऐसे सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं, पहले x, y होता है कोऑर्डिनेट्स। अब इस स्ट्रेट लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप का देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लो और उसका स्लोप निकाल लो और उसका कोऑर्डिनेट्स ले लो। जैसे मान लो मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, और मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिया, ये क्या है x2 y2 है, ठीक है। और ये जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपको पता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 2 है, y पे 4 है, तो ये 2,4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ 4 और 8, तो 4,8। इसका मतलब x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 8। तो अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया बताओ, 8 माइनस 4 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो स्लोप है वो 2 है। सवाल ये है कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप इज सिंपली डेल्टा, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको सिंपल तरीके से लिखो तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है। देखो आपका अगर आप देखोगे तो ये आपका y1 है, देख रहे हो, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है y1, ये है, मतलब ये आपका y1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज y1, ठीक है। और उसके बाद आप y2 देखोगे तो ये रहा आपका y2, ये रहा y2 यहाँ तक, तो ये पूरा, इसको मैं हटा दूं अब यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, अच्छा 2 रहने दो, 2 4 6 8, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका y1 हो गया, दिस इज y1, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट जो है इसका y कोऑर्डिनेट 8 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया y2 हो गया। इसका मतलब जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो वैसे बात है x भी चेंज हो गया, x 2 से 4 हो गया,
और y भी चेंज हो गया, y 4 से 8 हो गया। तो इस 4 को मैं y1 बोल दे रहा हूँ और इस 8 को मैं y2 बोल दे रहा हूँ। इसके बीच में चेंज कितना आ गया बताओ? 4 से 8 पे गए तो आपका 4 का चेंज आया, या फिर आप बोल सकते हो आपका चेंज जो है y2 माइनस y1 है, मतलब y2 यहां तक माइनस y1 कर दो तो बचा हुआ इतना चेंज आया, इतना चेंज आया। नाउ दिस इज नथिंग बट डेल्टा y, डेल्टा y, दिस डेल्टा y इज नथिंग बट y2 माइनस y1, ये पूरा y2 है, देख रहे हो, उसमें से y1 माइनस कर दिया तो डेल्टा y बचा, तो y2 माइनस y1 को आप डेल्टा y लिख सकते हो। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो देखो कितना y चेंज हुआ, इतना y चेंज हो गया, दिस। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं तो देखो यहाँ पे ये आपका y1 था और आपका फाइनली ये y2 हो गया, तो इतना चेंज आया ना। सो दिस डिस्टेंस इज सिंपली डेल्टा y, दैट इज चेंज इन y2 माइनस y1। अच्छा, यहां से जब यहाँ पे आए, मतलब इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे आए तो x में देखो यहां से आप यहां पहुंच गए तो इतना चेंज आया है, दिस इज डेल्टा x। और यू कैन राइट सिंपली x2 माइनस x1, क्योंकि ये देखो ये यहां से लेकर यहां तक x2 था, x2 था यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक आपका x1 था, x1 था। तो ये डेल्टा x क्या है आपका? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा x। तो एक्चुअली में स्लोप आपको क्या बताता है? इट इज सिंपली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब अगर आप सपोज करो ग्राफ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो y में कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के हिसाब से y कितना फास्ट बदल रहा है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मैं स्लोप का मतलब समझा रहा हूँ। जैसे एक स्लोप ऐसा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा है। मान लो मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिया x पे, दिस इज डेल्टा x। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं गया तो आप देखो y एक्सिस पे जाओ, इसके y एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक चेंज आया है। मतलब इसके मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो अगर x में इतना चेंज आया तो उसके करस्पॉन्डिंग y में देखो कितना चेंज आया। तो इसको मैं डेल्टा x लिख देता हूँ और इसको मैं डेल्टा y1 लिख देता हूँ, y में कितना चेंज आया। वहीं अगर सपोज को दूसरे ग्राफ की मैं बात करूँ तो दूसरे ग्राफ में देखो ये पॉइंट यहाँ तक जा रहा है, इसका y पहला वाला y यहाँ पे है, और जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है वो यहाँ चले जा रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। तो अब अगर मैं ये वाला लाइन की बात करूं तो डेल्टा x अगर इतना चेंज मैंने x में किया तो y में इतना चेंज आया। लेकिन मैं अगर इस ग्राफ की बात करूं तो x में अगर मैंने इतना चेंज किया तो आप ध्यान से देखोगे तो y में इतना बड़ा चेंज आ गया। तो इसका मतलब इसका y बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है x के कंपैरिजन में, और इसका जो y है वो बहुत आराम से चेंज हो रहा है x के कंपैरिजन में। इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। ठीक है, तो जितना उठा रहेगा उतना ही स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर आप x थोड़ा सा चेंज करोगे तो y बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है। x मैंने थोड़ा सा चेंज किया, y देखो बहुत चेंज हो गया इस केस में। यहां पे मैंने x कम चेंज, इतना सा चेंज किया तो y भी बहुत कम चेंज हो रहा है। तो आपको स्लोप ये बताएगा कि आपका y कितना फास्ट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x के चेंज करने पर y कितना जल्दी और कितना ज्यादा चेंज हो जा रहा है, वो आपको स्लोप बताएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। समझ गए ये चीज? तो यहाँ पे स्लोप निकालने का तरीका हमने देख लिया। अच्छा, स्लोप निकालने का एक और तरीका अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, अगर सपोज करो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इस ट्राइंगल में अगर टैन थीटा निकालोगे तो टैन थीटा क्या आएगा बताओ? टैन थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट डेल्टा y एडजेसेंट डेल्टा x। तो ये भी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ जाएगा। लेकिन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है? स्लोप है। इसका मतलब स्लोप का एक और फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला तो था ही डेल्टा y बाय डेल्टा x। स्लोप का एक और फॉर्मूला टैन थीटा भी स्लोप के बराबर होता है। तो स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा। पर इसमें थीटा क्या है? जो आपका लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका टैन थीटा ले लोगे तो भी आपको स्लोप मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका स्लोप थोड़ा ऊपर होगा, लाइन थोड़ा ऊपर होगा तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा तो आपका स्लोप भी बढ़ जाएगा, उस केस में आपको स्लोप ज़्यादा मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप निकाल चुके रहोगे और स्ट्रेट लाइन का स्लोप इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास फंक्शन कुछ और आ गया और उसका ग्राफ कुछ अजीब सा आया,
कुछ इस तरीके का, देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे आ गया और अब आपको यहाँ पे इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस केस में आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि स्लोप हम किसका कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन का करते हैं। स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं और देखते हैं कि भाई चेंज इन y कितना है। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूँ तो y में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x इस तरह से निकाल लेते हैं हम लोग, या यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे। इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे tan थीटा भी यूज करोगे तो गड़बड़ ये है कि हर जगह पे थीटा फिक्स नहीं है पहली बात, और हर पॉइंट का स्लोप भी फिक्स नहीं है, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। पहली दिक्कत तो ये कि अगर आप सपोज करो 2 पॉइंट निकाल के स्लोप निकालने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया और मैंने स्लोप निकालने की कोशिश की, तो ये स्लोप इस कर्व्ड लाइन का नहीं होगा, बल्कि 2 पॉइंट यूज करके अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा। मतलब ये 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है ना, इसका स्लोप जो होगा वो ये 2 पॉइंट दे दे। जैसे ये पॉइंट ले लिया आपने x1 y1 और ये पॉइंट ले लिया x2 y2, और अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो इससे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये स्लोप जो है आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिलेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, ना कि इस कर्व का। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो आपने एक पॉइंट ये लिया है और दूसरा पॉइंट ये लिया है, तब तो आपको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो आप कौन सा 2 पॉइंट लेते हो उस हिसाब से आपको अलग अलग लाइंस के स्लोप मिलेंगे, और यहाँ पे स्लोप के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। इसमें एक गड़बड़ और है कि अगर आप थीटा से स्लोप कैलकुलेट करने जाओगे टैन थीटा के फॉर्मूला से, तो भी जो है उसमें अलग अलग वैल्यूज आएगा। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे एकदम नीचे वाले हिस्से में तो एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा ये बन रहा है, पर अगर आप यहाँ पहुँच जाओगे और यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो आप देख सकते हो ध्यान से कि एंगल बढ़ चुका है, और अगर आप इस पॉइंट पे पहुँच गए तो यहाँ पे देखोगे एंगल और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है तो आपका टैन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा और स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब इसका हर पॉइंट का स्लोप अलग है। ठीक है, और हर पॉइंट का स्लोप जो होगा, जैसे आगे वाला पॉइंट का स्लोप मैं निकालूंगा तो पीछे वाले स्लोप से ज्यादा आएगा। हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो है वो अलग अलग आएगा, समझे। तो मैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट को लेकर स्लोप नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो 2 पॉइंट उस कर्व का स्लोप नहीं देगा, बल्कि उस 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है उसका स्लोप मिलेगा। और कर्व्ड जब आपका ग्राफ होता है तब हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आता है। अब क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आ रहा है तो आप 2 पॉइंट का यूज कैसे कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस केस में आपको हर पॉइंट पे स्लोप चाहिए, एंड यू नीड टू कैलकुलेट स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट। वी नीड स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, तो मुझे एग्जैक्टली हर पॉइंट पे क्या स्लोप है वो चाहिए। मतलब मुझे एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए, और यहां थोड़ी सी बात हमारी फंस जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे स्लोप कैसे मिलेगा बताओ। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 2 पॉइंट का मतलब है कि 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है उसका स्लोप निकाल रहे हो। तो एक पॉइंट पे कैसे स्लोप निकाला जाएगा, और हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा, क्योंकि स्लोप कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। तो यहां पे हमारी गाड़ी इसलिए फंस जाती है क्योंकि हमको एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे स्लोप चाहिए। अब अगर एक पॉइंट पे स्लोप अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो ये ग्राफ है आपका और मान लो ये पॉइंट है आपका, अब देखो यही पॉइंट आपका x1 y1 हो जाएगा और यही पॉइंट आपका x2 y2 हो जाएगा। मतलब x1 y1 और x2 y2 दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि तुम सेम 2 पॉइंट की बात कर रहे हो। अगर मुझे एक ही पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो इसका मतलब एक ही पॉइंट को मैं दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट पे मिला देता हूं, तो x1 y1 x2 y2 दोनों सेम हो जाएगा। ऐसे केस में अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पर y1 y2 सेम है, x1 x2 सेम है, तो ये दोनों 0 बाय 0 आ जाएगा, और आपका स्लोप एक पॉइंट पे नहीं निकल सकता, आपको 2 पॉइंट तो चाहिए। तो एक पॉइंट पे स्लोप निकालना इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है जहां पे हम 2 पॉइंट का यूज करते हैं। तो अब एक पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाला जाए, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, या फिर जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं उसका यूज करते हैं। और ये काम हमको न्यूटन ने करके दिया।
तो अब ये डेरिवेटिव के हेल्प से एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट पे कैसे स्लोप निकाला जाता है, मतलब सिंगल पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकाल रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है अपने आप में भाई। वाई की चेंज की बात तो हम तब करेंगे ना जब हम दो अलग अलग पॉइंट लेंगे कि यहां से वहां गए तो कितना चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। एक ही पॉइंट पे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकाल रहे हैं। अब एक ही पॉइंट है, इस तरीके से जाओगे तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स 0/0 आ जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो न्यूटन ने एक तरीका निकाला एक ही पॉइंट पर स्लोप निकालने का। अगर सपोज करो आपका कोई कर्व्ड ग्राफ हो तो, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन में फर्क नहीं पड़ता, देखो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। आप अगर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेकर निकालते हैं ना स्लोप, तब भी आपको 2 वैल्यू ही आता। अगर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट लेकर स्लोप निकालते तब भी आपको 2 का वैल्यू ही आता। पूरे स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे और आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको स्लोप का वैल्यू सेम आएगा, समझे। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं ये अब हम लोग यहाँ पे देखने वाला है, अगर ग्राफ आपका कर्व्ड रहा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको तरीके में एकदम अंदर घुस रहा हूँ, पर आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको चीजें क्लियर हो कि क्या मतलब होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो किसी ने बोला कि पॉइंट ए पर, पॉइंट ए क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, इस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है। अब एक पॉइंट पे स्लोप तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, और ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, पॉइंट बी। और आपको पता है कि अगर आपने दूसरा पॉइंट ले लिया इसका मतलब आप जो स्लोप कैलकुलेट करोगे वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो ए और बी से पास हो रहा है, इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे। अब इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए तो आपको ये रहा डेल्टा एक्स का वैल्यू, दिस इज डेल्टा एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा एक्स आ गया। और अगर डेल्टा वाई की बात की जाए तो ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट हो गया, तो ये आपका डेल्टा वाई आ गया, दिस इज डेल्टा वाई। तो आप स्लोप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लो, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये डेल्टा वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू है, डेल्टा एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसमें डालो और आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, पर ये स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का है, मुझे स्लोप चाहिए एग्जैक्टली पॉइंट ए पर, इसी पॉइंट पे चाहिए, x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा नजदीक ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ और फिर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूँ। अब भी अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो स्लोप आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिलेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिलेगा तो आपको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इस बार चेंज हो चुका होगा। अब इस बार का आपका डेल्टा एक्स जो है वो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि आपने बी को नज़दीक ला दिया, और डेल्टा वाई भी जो है वो भी छोटा हो गया है, राइट। इससे जो स्लोप कैलकुलेट करोगे वो आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा। मुझे पॉइंट ए पर स्लोप चाहिए। अब एक काम करो, पॉइंट बी को और नज़दीक ले आओ, यहाँ ले आओ। अब यहाँ लाओगे तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इसका आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा। इस केस में देखो आपका डेल्टा एक्स और छोटा हो चुका है, ये आपका डेल्टा एक्स है और ये आपका डेल्टा वाई है। जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होगा डेल्टा वाई भी छोटा होता जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। अब पॉइंट बी को और नज़दीक ले आ जाओ, तब देखो डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो चुका है और डेल्टा वाई भी बहुत ही छोटा हो चुका है। तो अगर आप फिर कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों पॉइंट से जो एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है ना, उसका स्लोप निकल आएगा। अब एक काम करो, उसको और नज़दीक ले आओ, इतना नज़दीक ले आओ कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा बन जाए, फिर भी उन दो पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास होगा उसी का स्लोप निकलेगा। अब धीरे धीरे क्या करो आप, अगर आपने डेल्टा एक्स को 0 कर दिया तो डेल्टा एक्स को 0 कर दोगे तो मतलब आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट ए पर पहुंच गए बी को लेकर, तो डेल्टा एक्स को 0 कर दिया आपने, डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा। ऐसे केस में फिर आप स्लोप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तब स्लोप निकालने जाओगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो आपको 0/0 मिल जाएगा। समझे। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, डेल्टा एक्स जो है छोटा करते जाना है और देखना है स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है। आपको पॉइंट बी को ए के पास लाते जाना है, ठीक है, और स्लोप आप कैलकुलेट करते जाओ। तो मान लो आपने क्या किया, डेल्टा एक्स का वैल्यू स्टार्टिंग में रखा, जैसे यहाँ पे था और यहाँ पे था, थोड़ा दूर था, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मान लो आपने 0.5 रखा,
तो आपने देखा, आपने स्लोप कैलकुलेट किया, जैसे आपका बी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप पे मिल जाएगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू आपका 0.5 है, आपने देखा मुझे स्लोप का वैल्यू मिला 7.25। ऐसा कुछ भी रैंडम वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। फिर आपने क्या किया, पॉइंट बी को नज़दीक ला दिया, डेल्टा एक्स छोटा कर दिया, स्लोप बदल जाएगा। मान लो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपने 0.02 कर दिया, तो आपको इस केस में मान लो स्लोप मिल गया 4.2। आपने डेल्टा एक्स और छोटा कर दिया, बी को और नज़दीक ला दिया ए के, तो मान लो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपने 0.001 कर दिया, तो मान लेते हैं आपको स्लोप मिल गया इस केस में 4.002। फिर आपने डेल्टा एक्स को और छोटा कर दिया, एकदम ए के करीब लेके चले गए, तो आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू मिला 0.0000001, बहुत छोटा कर दिया। जब आपने स्लोप देखा इसका, तो स्लोप कैलकुलेट करके तो इसका वैल्यू आपको 4.0000002 मिला, ठीक है, 001 मिल गया। अब एकदम लगभग ए और बी जो है वो एकदम करीब है। देखो अगर अलग अलग रहेंगे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को एक ही कर दोगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, तब आप कर नहीं पाओगे। एक ही नहीं करना है, एकदम नजदीक लेकर जाकर रखना है। बी को ए के इतने नजदीक ले जाकर रख दो कि डेल्टा एक्स का वैल्यू लगभग 0 हो जाए, एकदम ना के बराबर हो जाए। तो आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू मान लेते 0.0000000000001 हो गया। और फिर उस छोटे से इंटरवल के लिए आप डेल्टा वाई भी कैलकुलेट कर लो, वो भी बहुत छोटा है, वो भी आपका छोटा आएगा। और फिर आप जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा स्लोप 4.00000000000000001। समझ में आ रहा है? अब सुनो, अगर आप पॉइंट बी को ले जाकर ए पर रख दोगे, एक ही पॉइंट बना दोगे, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा वाई का भी वैल्यू 0 हो जाएगा और 0/0 आ जाएगा, स्लोप कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन हम पॉइंट बी को पॉइंट ए पर जाके रख नहीं रहे, बल्कि उसके नजदीक लेके जा रहे हैं, बहुत नजदीक लेके जा रहे हैं। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, देखो आप ट्रेंड यहां पे इमेजिन करो, ट्रेंड यहां पे थोड़ा सा समझो, पैटर्न समझो। अगर मैं डेल्टा एक्स को देखो कम करते जा रहा हूं, तो मेरा स्लोप का वैल्यू जो है ना वो 4 के पास जा रहा है। जब मैंने डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.0000001 किया, तो स्लोप का वैल्यू 4.0000001 हो गया। इन केस अगर मैं डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.0000000 सब 0 ही कर दूं, तो मेरा स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 4.000 सब 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो मेरा स्लोप का वैल्यू 4 हो जाएगा। देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू वैसे अगर आप 0 करके कैलकुलेट करोगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो स्लोप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, 0/0 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से अप्रोच वाले मेथड से कि आप बी को नजदीक लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ ए के पास, डेल्टा एक्स नजदीक लाते जाओ, तो आपको ये दिख जाएगा कि जब हम डेल्टा एक्स को 0 बना रहे थे तो स्लोप का वैल्यू 4 बन रहा था। इसका मतलब यहां पे तुम बोल दो कि अगर मैं डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 बना दूंगा तो स्लोप का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है डेल्टा एक्स का 0 होने का मतलब क्या है, पॉइंट बी को आपने पॉइंट ए पर रख दिया और उस पॉइंट ए यानी कि एग्जैक्टली इस एक पॉइंट पर आपने स्लोप कैलकुलेट कर दिया। दिस इज एट स्लोप एट पॉइंट ए। तो ये इनडायरेक्ट तरीका था स्लोप कैलकुलेट करने का, उस पर जाना नहीं है, डेल्टा एक्स 0 करना नहीं है, लेकिन अंदाजे से आप डेल्टा एक्स 0 कर सकते हो पैटर्न देख के, तो आपको स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। अब डेल्टा एक्स 0 करने का मतलब है पॉइंट बी को भी उठा के पॉइंट ए पर डाल दिया। तो अब बताओ अगर पॉइंट बी को भी उठा के पॉइंट ए पर डाल दोगे तो क्या होगा? जैसे पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट बी यहाँ पे था, तो ये स्ट्रेट लाइन था। अब जैसे जैसे आप पॉइंट बी को नज़दीक करोगे तो स्ट्रेट लाइन भी आपका इस तरीके से उसका स्लोप बदलता जाएगा। और फाइनली अगर पॉइंट बी को भी उठा के अगर आपने पॉइंट ए पर डाल दिया तो दोनों पॉइंट एक ही हो चुका है। तो अब जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से लाइन जाएगा वो इसी एक पॉइंट से लाइन जाएगा। और जब किसी एक कर्व के किसी एक पॉइंट से ही लाइन जाता है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो आप स्लोप निकाल रहे हो ना एक पॉइंट पे, तो आपने दोनों पॉइंट को एक पॉइंट कर दिया और उससे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन जो दो पॉइंट से जा रही थी, जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन गया तो ये लाइन अब वो उसी एक पॉइंट से जा रही है, और एक ही पॉइंट से लाइन जा रही है मतलब टेंजेंट बन गया। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे जब आप स्लोप कैलकुलेट करते हो किसी कर्व का, तो आपके कहने का मतलब है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, उस टेंजेंट का स्लोप है।
तो स्लोप एट वन पॉइंट का मतलब क्या है? स्लोप एट वन पॉइंट इज स्लोप ऑफ tangent at that point, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब उस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो। और हमने इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट किया तो हमें 4 मिला। अब ये मैं समझो कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना? ऐसे में तो हम पागल हो जाएंगे। नहीं, देखो, आपको पागल होने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। आपको बस कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे डेरिवेटिव के, जिससे आप एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है? चलिए, अब देखो इसमें हुआ क्या, हमने किया क्या। ये वाला नीचे वाला लाइन ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ पे भी स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे, पर इस स्लोप पे हमने क्या किया, कैसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? डेल्टा एक्स को 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे। डेल्टा एक्स को हमने 0 बनाया नहीं, वो तो लास्ट में हमने वैल्यू गेस किया कि डेल्टा एक्स 0 होगा तो स्लोप 4 हो जाएगा। इससे पहले हम बस डेल्टा एक्स को 0 की ओर लेके जा रहे थे। तो हम यहाँ पे करते क्या है, हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? यहाँ पे हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने स्लोप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे थे, हम बार बार डेल्टा एक्स को है ना 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे, या 0 के एकदम नजदीक लेके जा रहे थे। डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो 0 करने की कोशिश कर रहे थे, 0 करने की कोशिश कर रहे थे, 0 किया नहीं था। तो हम बोलते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऐसा लिखते हैं कि हम डेल्टा एक्स को 0 करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है। तो हमने देखा जब हमने डेल्टा एक्स को 0 करने की कोशिश की तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 4 होने की कोशिश हो रहा था। इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 कर दिया जाए तो स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और हमने ये स्लोप का वैल्यू 4 निकाल लिया, समझे? अच्छा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पे के ऊपर हम लोग ऐसे लिमिट लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये अब स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा किसी एक पॉइंट का, ठीक है? दिस इज स्लोप एट अ पॉइंट, स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट। तो अगर किसी सिंगल पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट के लिए आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 करते जाओ और चेक करो कि आपका स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा वैल्यू क्या आ रहा है। तो जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वही आपका स्लोप का वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब एक ही पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो डेल्टा एक्स को 0 करते जाओ, आपको उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। तो हम इस बार अब एक ही पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के साथ ये वाला भी लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब हम डेल्टा एक्स को 0 बना रहे हैं ताकि एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट किया जा सके, समझे? तो एक पॉइंट पे स्लोप अगर कैलकुलेट करना है तो स्लोप का फॉर्मूला लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 के साथ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट है, तो आपको सीधा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, समझे? अब देखो ये बार बार हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स ये लिखने में हमको मजा नहीं आता है, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग एक साथ क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर डेल्टा की जगह तुमने डी लिख दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मतलब इसी को तुमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब ये होता है। सो दिस इज स्लोप एट सिंगल पॉइंट, समझ गए? और इसको पढ़ा क्या जाता है, अब डी लिख दिया ना आपने, इसको कैसे पढ़ा जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको हमने डी वाई बाय डी एक्स लिख दिया, तो इसको तुम बोलोगे क्या, इसको तुम बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्लोप का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या होता है बताओ? डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है कि जो आपका एक पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो, एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालते हो इसका मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल रहे हो, समझ गए? और सॉरी, डी वाई बाय डी एक्स निकाल रहे हो, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल, ये डेरिवेटिव का मतलब होता है।
अब इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, रुको इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक पॉइंट पे स्लोप निकाला जाता है। आपको बस y का फंक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन का आपको वैल्यू दे देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है, मैं एक फॉर्मूला, आपको बहुत सारे फॉर्मूले बस यहाँ पे ध्यान में रखने हैं फंक्शंस के, और आप डेरिवेटिव आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, आप ये याद कर लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन है, देखो मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, और आपको मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 3 पर क्या स्लोप होगा, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 3, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 3। स्लोप का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 3 पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, उस टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेटिव एक ही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट की बात हो रही है, एक ही पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो जब एक ही पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y। अब आप देखो कि आपके फंक्शन का y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले से याद कर रखा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो बस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दो। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू क्या आ गया बताओ, स्लोप इज इक्वल टू 2x आ गया। अब ये जनरल इक्वेशन आया स्लोप का, जनरल वैल्यू आया स्लोप का, आपको क्या बोला गया है कि आप x इज इक्वल टू 3 पे बताओ स्लोप क्या है, तो हम x का वैल्यू 3 डाल देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो स्लोप का वैल्यू 6 आ जाएगा, आ गया स्लोप का वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है उसका स्लोप का वैल्यू क्या है, 6 है। इस तरीके से आप डेरिवेटिव का यूज करके किसी एक सिंगल पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब सवाल आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा आ रहा हो कि ये इसकी जरूरत क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इसकी जरूरत आपको नेक्स्ट चैप्टर में पड़ेगी, जब हम लोग वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, वहां पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है और वहां पे आपको ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहां पे आपको एक सिंगल पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां हम देख लेंगे, राइट। तो ये इस तरीके से, और ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए तब तक जब तक हम वहां पहुंचे। तो ये आपका स्लोप आ गया एक ही पॉइंट पे। अब आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो, किसी ने कहा मान लो x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप बताओ, तो आप इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 डाल दोगे तो आपको स्लोप 4 मिल जाएगा। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाला जा सकता है, आपको स्लोप का फॉर्मूला ही मिल गया 2x। कैसे मिला, डेरिवेटिव की हेल्प से। तो इस तरीके से जैसे आपने अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लिया 2x, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, उन फॉर्मूलों को आप याद कर लो, उन फॉर्मूलों को याद करना है ताकि हमको फिजिक्स में जहां कहीं वो यूज हो डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम वहां पे यूज कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। तो उस फॉर्मूले पे नजर डाल लेते हैं, और उसमें 2-3 रूल्स है, उन रूल्स पे आप नजर डाल लो, आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखा है डिफरेंशिएशन के, डेरिवेटिव के, इन सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है वो देखो, देखो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n जो होता है वो n x रेज टू n माइनस 1 होता है। अब इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो n जो है वो एक्चुअली में x का पावर है, तो जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7 बताओ, तो आप इस फॉर्मूले में n के जगह पे 7 डाल दो, n के जगह पे 7 डालोगे तो आंसर क्या आएगा 7x रेज टू 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 7x रेज टू 6। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7 कितना आ गया 7x रेज टू x माइनस 6, तो मतलब वो 7 नीचे आ जाएगा, उसके बाद x का पावर 1 से कम हो जाएगा और कुछ नहीं। वैसे ही अगर आप बोलोगे कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 कितना होगा, तो 5x रेज टू 4 हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला देख लो, n के जगह पे 5 डाल दो तो x रेज टू 5 का 5x रेज टू 5 माइनस 1,
5x⁵ -1 दैट इज इक्वल टू 5x⁴। तो इस तरीके से x का कोई भी पावर हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो डेरिवेटिव के लिए। x का कोई भी पावर, इवन पावर वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव भी पावर हो सकता है x⁵3/2। तो x⁵3/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n(x⁻n−1), n क्या है यहाँ पे 3/2, n(x⁻n−1) मतलब 3/2 -1 दैट इज इक्वल टू 3/2 x⁻1/2। बस बात खत्म, आगे डेरिवेटिव। समझे कि नहीं समझे? तो ये पहला वाला फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी तो सब फॉर्मूला e⁻x रहा तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, e⁻ax का डेरिवेटिव जहाँ पे a कांस्टेंट है a e⁻x होता है। ln मतलब होता है लॉग, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप समझोगे आगे सीखोगे, log टू द बेस e, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये लॉग क्या होता है ये आप लॉगरिथम में पढ़ लोगे, अभी फिलहाल बस फॉर्मूला याद रखो। ln x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, ये नेचुरल लॉगरिथम है, log टू द बेस e x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec²x होता है, cot x का डेरिवेटिव -cos x²x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव -cosec x cot x। और अगर कोई कांस्टेंट रहा जिसका वैल्यू फिक्स जैसे 5, 7, -2, -3, सिर्फ किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। समझ गए? तो ये तो भाई सारे फॉर्मूले हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में कुछ रूल्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ डेरिवेटिव का, वो रूल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मतलब यही डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, f मतलब फंक्शन, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और इसका फिर df/dx आ जाएगा और वो फंक्शन अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहला रूल एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 3/2 sin x, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, बचेगा क्या d/dx ऑफ sin x। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे देख लो, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2 cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ 3/2 sin x का आंसर क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ 3/2 sin x का आंसर क्या आ गया 3/2 cos x, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। समझ गए? सेकेंड रूल पे जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f1 प्लस और माइनस f2 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f1 प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ f2। तो डेरिवेटिव इस तरह से प्लस और माइनस जो होता है वो डेरिवेटिव दोनों में बट जाता है, अगर बीच में प्लस रहा तो प्लस डालोगे, माइनस रहा तो माइनस डाल दोगे। तो ये सिंपल सा यहाँ पे डेरिवेटिव की बात आ गई, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻7 प्लस साइन x क्या होगा, तो सिंपली बट जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻7 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला यूज कर लो, x⁻7 के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, और साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x होता है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज डाल दोगे आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो x⁻n का फॉर्मूला क्या है, n(x⁻n−1), n की जगह पे 7 है यहाँ पे, तो 7x⁻7 - 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये बढ़ने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाता, और कुछ नहीं। तो ये दो सिंपल रूल्स है। उसके अलावा यहाँ पे यूवी रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल भी है, तो आप यहाँ पे इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, राइट। दो रूल मैंने बता दिए हैं, दो रूल और है, और यहाँ पे आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट हो जाएगा खत्म। अब ये जो तीसरा रूल मैं बता रहा हूँ, इसको कई लोग यूवी रूल बोलते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में आपका F1 F2 के टर्म्स में दिया हुआ, मैं U और V के टर्म्स में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल देके भी समझा दूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ UV, देखो U और V दोनों जो है वो X का फंक्शन है, तो दो फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन U दूसरा फंक्शन V। अब इसका रूल क्या देखो, U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U, ठीक है। बस ये रूल आपको याद रखना है। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। x³ sin x देके रखा हुआ है,
तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स। अब देखो एक फंक्शन एक्स क्यूब है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स है, इसको तुम u मान के चलो, इसको हम v मान के चलते हैं। ये u है, ये v है। रूल क्या है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन के जगह पे 3 है तो 3 एक्स रेस टू 3 माइनस वन, 3 माइनस वन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाद में आप इसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और ये सब करो, वो आप कर सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ये इसका आंसर आ गया इसके डेरिवेटिव का। क्या किया हम लोग ने? यूवी रूल अप्लाई किया। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हो तो ये यूवी रूल अप्लाई हो जाएगा। और एक और चीज है कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में हो, जैसे u अपॉन v, तो इसके लिए रूल देखो क्या है। डेरिवेटिव ऑफ v, पहले हम लोग v लेंगे, सॉरी v डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पे उल्टा, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dx, और पूरे को हम लोग v स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा u अपॉन v का रूल अलग है। तो ये तब यूज होगा जब आपका डेरिवेटिव जो है दो फंक्शंस का डिवीजन होगा। दो फंक्शन के डिवीजन का अगर डेरिवेटिव लेना है तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा किसी ने कि चलो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। ऊपर वाले को u मानो, नीचे वाले को मी मान लो। फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, v डेरिवेटिव ऑफ u, v मतलब नीचे वाला, साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस v u डेरिवेटिव ऑफ v, u क्या है यहाँ पे? ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और अपॉन वी स्क्वायर, v मतलब नीचे वाला साइन एक्स, तो अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। साइन एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था ई रेज टू एक्स ही होता है, माइनस ई रेज टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा आंसर, आ गया। समझ गए? तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना है। यहाँ पे आप क्लियर हो चुका होगा आपको। तो 4 रूल्स है आपके, 4 रूल्स आप देख सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। बच्चों यहाँ पे एक चेन रूल देके रखा हुआ है, पर चेन रूल अभी फिलहाल मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जब आपको वो चीज़ें कहीं अगर सपोज करो आती है चेन रूल का, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने चेन रूल पढ़ ही रखा होगा। इन केस हमारा अगर 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का कहीं आता है तो मैं उधर ही ऑन द स्पॉट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो बच्चों डेरिवेटिव के बाद, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कैलकुलस की। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि फिजिक्स में हमको अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया पता करना रहता है। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज का एक y वर्सेस x का ग्राफ दिया होगा, राइट। y पे कुछ प्लॉट किया होगा, x पे कुछ प्लॉट किया होगा, आपको ग्राफ मिलेगा। अलग अलग फंक्शन के आपको ग्राफ मिलेंगे और आपको पता है अलग अलग फंक्शन का ग्राफ अलग अलग होता है, और उस ग्राफ के नीचे का क्या एरिया है, ये एरिया हमको कैलकुलेट करना होता है। कई बार कई जगहों पे वो हमको काम आता है। अब देखो, जो सिंपल अगर सपोज करो ग्राफ जो है उसके नीचे का शेप अगर सिंपल या स्टैंडर्ड शेप है जिसका एरिया निकालना आपको आता है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी चीजों का एरिया आप जानते हो कैसे निकालना है। ट्राइंगल हो गया, उसका एरिया आप जानते हो कैसे निकालना है। अगर इस शेप का ग्राफ बन रहा है तब तो आप एरिया निकाल लोगे। लेकिन आप फंस कहाँ पे जाते हो, जहां पे कोई ऐसा फंक्शन का ग्राफ आ जाता है जिसका शेप स्टैंडर्ड शेप ना हो, जिसका एरिया आप नहीं निकालना चाहते हो नॉर्मल ज्योमेट्री से, वहां हम फंस जाते हैं। और फिर वहां पे हमारा काम आता है इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कैलकुलस। ये काम कैसे होता है वो देखते हैं। तो फिलहाल हम सिंपल चीजों के बारे में बात करें। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन लिख दिया मैंने, सिंपल सा इक्वेशन लिख दिया, y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ जो है, मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये एक कांस्टेंट इक्वेशन है और कांस्टेंट का जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मान लो ये ग्राफ जो है ना वो x इज इक्वल टू 10 तक जा रहा है। हमने x इज इक्वल टू 10 तक की ग्राफ बनाया, उसके आगे का काम हमारा नहीं है। और ये y इज इक्वल टू 5 मतलब कांस्टेंट होगा।
ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 5 अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब इस ग्राफ का या फिर इस इक्वेशन का जो आपका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस पॉइंट से गुजर रहा होगा। और यहाँ पे मान लो वैल्यू x का 10 है, बाकी सारे वैल्यूज भी है पर मैं वो प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं एक्सट्रीम वैल्यूज प्लॉट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 10 के बाद के वैल्यूज की हमको जरूरत नहीं है, हमें बस x इज इक्वल टू 10 तक का ग्राफ चाहिए। अब अगर आपको मैं इससे कहूँ कि भाई इसके नीचे का एरिया आप मुझे बताओ, तो आप बड़े आसानी से एरिया निकाल के बता दोगे। एरिया कितना होगा बताओ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये 50 आ जाएगा। तो एरिया आपको 50 मिल गया, राइट, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। इन केस अगर मान लो आपके पास कोई एक ऐसा इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 या y इज इक्वल टू 7x, ऐसा कोई भी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का अगर आपके पास इक्वेशन है उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो मान लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो ऐसा आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट ग्राफ था और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे भी अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपका x इज इक्वल टू 20, यहाँ तक x इज इक्वल टू 20 तक का मुझे एरिया चाहिए। तो मान लो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और आपने देख लिया कि भाई x इज इक्वल टू 20 के लिए y का वैल्यू क्या है, तो आपने देखा कि y का वैल्यू जो है वो 10 है, मान लेते हैं, बाकी सारे वैल्यूज भी है पर मैं वो फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है इस तरह से। अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 20 तक जो ग्राफ है, ये ग्राफ और भी आगे कंटिन्यू करेगा, स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 20 के नीचे का जो एरिया है ये मुझे कैलकुलेट करके दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। ये भी बड़े आसानी से आप कर लोगे क्योंकि ये जो है आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, वो भी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ मैं, ट्राइंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्लियरली पता है कि ये आपका हाइट हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। ये हाइट का मतलब आपका ये है 10, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, समझ गए ना। ये पॉइंट 10 है, इसका मतलब ओरिजिन से लिया जाता है डिस्टेंस, ये पूरा 10 है, इसका मतलब ये 10 हो गया, तो इसका हाइट 10 हो गया, बेस कितना हो गया, बेस 20 हो गया। इसका आप एरिया नहीं निकाल सकते क्या, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि ट्राइंगल का होता है। हाफ इंटू बेस का वैल्यू क्या है 20, हाइट का वैल्यू क्या है 10, तो ये भी आपको मिल जाएगा 100। यहाँ पे भी एरिया आपको मिल गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे होगा, मान लो मैंने आपको इक्वेशन दिया, अच्छा इसका इक्वेशन तुम कुछ भी लिख सकते हो, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m का कोई कांस्टेंट का होगा वैल्यू और c कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। यहाँ पे ऐसा इक्वेशन तुमने लिख दिया और आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा इसका इक्वेशन अगर मैं तुमसे बोलूँ तो y इज इक्वल टू y कितना 10 है ना, x अपॉन 2, हाँ ये ग्राफ है ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, इसका ग्राफ है ये। देखो x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 डालोगे तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर सपोज करो यहाँ पे कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ और x इज इक्वल टू 10 डाल देता हूँ तो y का वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे 5 आ जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट जो है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो ग्राफ है आपका इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, समझ गए। मान लो किसी ने बोला कि चलो यार मैं आपको दे रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये है, ये ग्राफ मैंने आपके सामने रख दिया और फिर बोला कि एक काम करो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक आप एरिया ढूंढो, फाइंड एरिया। तो प्रॉब्लम देखो ये क्या है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे मैंने बताया था, ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, पर मैं इस साइड का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस साइड की जरूरत नहीं है, हमें x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 की बात की गई है। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं चीजें प्लॉट कर देता हूँ 0 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट कर दिया, 0 1 2, ठीक है और यहाँ पे ये वैल्यूज डाल दो आप इस तरीके से। अब आप देखो x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y का वैल्यू भी जो होगा वो अरे यार गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी, 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, ओके। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको पता है y का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 डालोगे y भी 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो y का वैल्यू जो है ये भी आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझे। अब मुझे x इज इक्वल टू 2 के नीचे का ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ, या सॉरी इसका एरिया निकालना है मुझे। अब ये देखो ये शेप का एरिया तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, ऐसा तो कोई एरिया आप निकाल नहीं सकते ना। तो यहां पे अब हम लोग फंस जाते हैं,
इस केस में अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हम ये जो रेगुलर शेप तो है नहीं जिसका आप एरिया जानते हो, ना ये रेक्टेंगल बन रहा है, ना कोई आपका दूसरा ऐसा कोई शेप स्टैंडर्ड शेप बन रहा है जिसका आप एरिया निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज करके और कोई थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज करके इस एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में चीजें काफी आसान हो। तो ये मान लेते हैं हमारा ग्राफ जो है ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 के नीचे मतलब यहां तक पूरा ग्राफ अपने को निकालना है, ये पूरा ग्राफ कैलकुलेट करना है। और ये y एक्सिस पे जो भी वैल्यूज रहेगा, मान लो यहाँ पे वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 होगा तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो y 4 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो y 1 मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज रहने दो और फिलहाल हम थियोरेटिकली बात करते हैं, फिर हम लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा एरिया हमको निकालना है, ये हमारे दिमाग में है। ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि शेप जो है वो आपका रेगुलर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये नंबर्स भूल जाओ फिलहाल, आप नंबर्स पे ध्यान मत दो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उसके बाद इस यहाँ पे जो है ना रेक्टेंगल्स फॉर्म कर दो, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स फॉर्म कर दो, ठीक है। अब देखो तुम रेक्टेंगल्स का तो एरिया निकाल सकते हो और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब ये जो डिस्टेंस पूरा होगा ना वो डिस्टेंस आपका dx हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। जो थिकनेस इसकी होगी ना वो dx की थिकनेस होगी। अब मान लो ये वाला जो हाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, ये हाइट हम मान लेते हैं इसका वैल्यू f1 है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पे y का वैल्यू जो है आपका वो f1 है। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू आप मान लेते हैं f2 है, यहाँ पे y का वैल्यू हम मान लेते हैं f3 है, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पे y का वैल्यू हम मान लेते हैं f4 है, यहाँ पे y का वैल्यू हम मान लेते हैं f5 है और फाइनली आपका यहाँ पे आ जाएगा f6। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे एरिया निकालना है तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, मान लो ये वाला एरिया इसका निकालना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे बताओ। ये पूरा एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ मान लो ये f1 है और ब्रेड्थ dx है, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका f1 dx, इसका एरिया आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका हाइट क्या है, ये लेंथ क्या है f2 है इंटू dx, तो प्लस f2 इंटू dx। तो ऐसा कितना आपने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस f3 इंटू dx प्लस f4 इंटू dx प्लस f5 इंटू dx, है ना। चलो ये वाला आपने पार्ट में इतना एरिया तो निकाल लिया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, क्या पूरा एरिया कवर हुआ क्या इसमें। देखो आप अगर इसका एरिया निकालते हो तो ये पूरा पार्ट तो कवर हो चुका है, लेकिन जो बीच में छोटे छोटे गैप्स है, ये गैप्स यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, ये और इवन ये छूट गया। तो हमने जो ये एरिया निकाला है वो सिर्फ इतने हिस्से का निकाला है, लेकिन काफी हिस्सा कवर हो चुका है इस तरीके से। अब तुम बोलोगे सर f1 f2 क्या है, f1 f2 इसके वैल्यूज है, y के वैल्यूज है, यहाँ पे जो भी y एक्सिस है, y एक्सिस पे यहाँ ये f1 का वैल्यू है, तो ये तो आपको पॉइंट्स प्लॉट किए हुए मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये अज्यूम करके चलो कि इस लाइन का हर एक पॉइंट मुझे पता है। कैसे पता है, हमारे पास इक्वेशन है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू 1.2 है ये पॉइंट, तो इसका y आपको f1 दे देगा। तो इसके y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.2 का वैल्यू इसके अंदर डाल दो। x का वैल्यू अगर डालोगे 1.2 तो क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे y का क्या वैल्यू है ये तो हमें पता ही है। इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है ये पता करने के लिए यहाँ का x का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको हर x के लिए हर y का वैल्यू पता है, ये दे के रखा हुआ है, आपको ग्राफ तो पता ही है ना। तो हर x के लिए y का क्या वैल्यू आएगा ये इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो मतलब हर x के लिए f1 f2 f3 इसके वैल्यूज तो आपको पता चल जाएंगे, और dx आपने फिक्स कर रखा है कि मुझे इतना ही लेना है, तो आप dx भी आपके पास है, तो आपको टोटल इतना ये एरिया मिल जाएगा इस ग्राफ के नीचे, लेकिन कुछ कुछ एरिया अभी भी छूट रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको इस पूरे पार्ट को मैं समेशन के टर्म्स में ले लेता हूँ। समेशन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, चलो समेशन के टर्म्स में बाद में ले लेंगे, राइट। पर ये एरिया अभी भी क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो अब मैं दूसरे स्टेप में देखो क्या कर रहा हूँ,
मैं इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर दे रहा हूं छोटे छोटे हिस्से में, और मेरा dx का जो लेंथ है वो मैं छोटा कर दूंगा। अब इसको फिर से फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया और छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसका dx का लेंथ इस बार अब बहुत ही छोटा हो गया, dx यहां से लेकर यहां तक किया है dx। अब dx इस बार मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा कर दिया और फिर से यहां पे निकाल दिया। इस बार आप देखोगे तो नंबर ऑफ डिविजन्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। मान लेते हैं मैंने एकदम छोटा 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 गैप कर दिया और टोटल 100 डिविजन्स कर डाले, यहां पे भी आएगा टोटल इसके 100 डिविजन्स कर डाले, 100 डिविजन्स। तो 100 डिविजन्स कर डाले तो अब बताओ मुझे क्या आएगा। अब जो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो बीच बीच में अब काफी एरिया और कवर हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें और भी काफी एरिया कवर हो चुके हैं, और जो बीच बीच की जो गैप है ना, गैप काफी कम बचा हुआ है। देखो ना, ये जो गैप बच गया था वो काफी कम हो चुका है। तो अब अगर मैं टोटल एरिया निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, f1 dx प्लस f2 dx। dx इस बार बहुत छोटा हो गया, याद रखना, प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल कितने 100 डिविजन्स किए हैं तो f100 dx आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाने से फायदा क्या हुआ, जो गैप छूट रहा था वो काफी कम छूटेगा। अब इसमें अगर सपोज करो और डिवीजन कर दोगे, ये देखो ना, यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, और डिवीजन छोटे छोटे कर दोगे तो जो गैप छूट रहा है वो और कम छूटेगा, क्योंकि अब जो ऊपर का हिस्सा बच रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर का जो बच रहा है हिस्सा बहुत ही कम बच रहा है। तो मान लो मैंने क्या किया, 2000 डिवीजन कर दिया इसको, और 2000 डिवीजन करने के बाद अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, f1 dx प्लस f2 dx, टोटल 2000 डिवीजन किए हुए f2000 dx, और लगभग बहुत सा एरिया कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी गैप बच चुका है। हमको तो पूरा एरिया चाहिए ना, थोड़ा सा भी गैप इसके अंदर नहीं बचना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, इस एरिया को समेशन के फॉर्म में लिख लेता हूं, समेशन fi dx, i गोज फ्रॉम 1 to 2000, ये इसको ऐसे लिख दिया। इस ऊपर वाले पार्ट को ही मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब देखो क्या होता है कि i का वैल्यू जो है वो इंटीजर्स के वैल्यू है, इंटीजर्स के वैल्यू 1 से शुरू होंगे 2000 तक जाएंगे। और समेशन का मतलब होता है एडिशन। कैसे एडिशन करोगे, पहले आप i का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डालोगे तो ये f1 dx हो जाएगा, फिर आप प्लस लिखोगे, ये समेशन का मतलब ही होता है प्लस, प्लस आप i का अगला इंटीजर का वैल्यू डालोगे, वो क्या है 2, तो f2 dx हो जाएगा, फिर अगला वैल्यू f3 dx, और इन सबको ऐड करते चले जाओगे। इस समेशन का मतलब ही यही होता है। और ये कहां तक जाना है, जो ऊपर लिखा हुआ है वहां तक जाना है। तो f1 dx प्लस f2 dx प्लस f3 dx प्लस f4 dx, टोटल f2000 dx तक जाना और सबको ऐड कर देना है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया, समझे। तो ये मुझे एरिया दे रहा है जब मैंने इसमें 2000 डिवीजन कर दिए, और डिवीजन करने के बाद जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन रेक्टेंगल्स का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया, मुझे ये एरिया मिला। लेकिन याद रखना, ये जो एरिया फिलहाल तुम्हें मिल रहा है उसमें भी थोड़े थोड़े गैप्स तो रह गए हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो छोटे छोटे गैप्स अभी हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 लाख डिवीजन करता हूँ, 50 लाख डिवीजन करता हूँ, 2 करोड़ डिवीजन करता हूँ तो भी थोड़ा थोड़ा गैप तो रह ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप रेक्टेंगल्स बना रहे हो और ये रेक्टेंगुलर शेप का है नहीं, ये तो आपको कुछ और शेप का है। तो भाई कुछ ना कुछ तो गैप, आप कितना भी डिविजन्स कर लो कुछ ना कुछ गैप तो रह ही जाएगा। उस गैप को कैसे हटाओगे, और अगर गैप को हटाना है तो dx का जो डिस्टेंस हो कितना छोटा होना चाहिए। देखो जैसे आपने नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाया, dx का डिस्टेंस छोटा 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 होते जा रहा है। अगर मैं इसके 2 करोड़ डिविजन्स कर दूं तो dx एकदम ही छोटा हो जाएगा और गैप्स एकदम कम हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे पूरा गैप 1 to 1 पूरा भर देना है, कुछ भी गैप नहीं छोड़ना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होने चाहिए। वेल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स आपके होंगे इनफाइनाइट, और आपका dx का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि देखो आपको हर पॉइंट पे लाइन बनाना होगा। अगर आपने हर पॉइंट पे लाइन बना दिया तो इसका मतलब एक लाइन जो है यही आपका dx है, इसका जो थिकनेस है ये dx हो जाएगा, और लाइन की थिकनेस तो 0 होती है। और अगर आपने हर पॉइंट पे ही लाइन बना दिया तो फिर तो सारे कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो इसका मतलब आपको हर पॉइंट पे लाइन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे फिक्स करो, फॉर एग्जैक्ट एरिया number of divisions should be infinite, number of divisions should be
इनफाइनाइट, नंबर ऑफ डिवीजन शुड बी इनफाइनाइट एंड dx विल बी 0 और dx क्या हो जाएगा 0। अब ये तो पॉसिबल नहीं हुए, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव की तरह अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाओगे? अप्रॉक्सीमेशन कुछ ऐसे कि आप dx छोटा 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 करते जाओ और उसके बाद देखो कि एरिया का वैल्यू क्या होते जा रहा है, एरिया का वैल्यू आपको क्या मिलता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे dx का वैल्यू जो है ना छोटा करते जा रहे हैं। पहले मान लो ये dx का वैल्यू हमने जैसे 1000 डिवीजन किया और dx का वैल्यू हमने रखा था 0.2। तो हमने ये देखा कि जब dx का वैल्यू 0.2 था और हमने 1000 डिवीजन किए हैं इसके अंदर, तो मुझे एरिया का वैल्यू जो आ रहा है वो समथिंग आ रहा है 7.52। ठीक है, फिर हमने क्या किया, dx और छोटा कर दिया, नंबर ऑफ डिविजन्स और बढ़ा दिया। मान लो dx का वैल्यू 0.001 कर दिया तो नंबर ऑफ डिविजन्स और बढ़ गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि चलो इसका एरिया हो चुका है 7.005। फिर हमने dx और छोटा कर दिया 0.000000001, एकदम छोटा कर दिया, मतलब बहुत नजदीक लाइंस मारे। तब हमने देखा कि भाई जब एरिया कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू आ रहा है 7.000000002। फिर हमने dx का वैल्यू और छोटा कर दिया 0.00000000000000001। तो हमने देखा कि इसका जो एरिया हो गया वो है 7.000000000000001। इसका बात सिंपल है कि अगर सपोज करो मैं dx का वैल्यू 0.00000 ही कर डालूं, अगर मैं dx का वैल्यू 0.00000 ही कर डालूं पूरा, तो एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? एरिया का वैल्यू 7.0000000 ही आ जाएगा। ये मैंने किया नहीं है क्योंकि देखो dx का वैल्यू आप 0 कर नहीं सकते। dx का वैल्यू 0 करने का मतलब है कि आप हर पॉइंट पे लाइन मार रहे हो, तब तो एरिया 0 आ जाएगा, क्योंकि आप dx अगर 0 हो जाएगा तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैं बस पैटर्न देख रहा हूं कि जब मैं dx को 0 बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं dx को 0 बना रहा हूं तो मेरा एरिया का वैल्यू 7 हो रहा है। तो इससे मैं अनुमान लगा लेता हूं, अंदाजा लगा लेता हूं कि अगर मैंने dx का वैल्यू 0 कर दिया, हर पॉइंट पे लाइन मार दिया, तो मेरा पूरा एरिया का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि हाँ चलो ठीक है, इस पूरा एरिया जो है इसके नीचे का वो 7 हो चुका है। ये तरीका है आपके इंटीग्रेशन का, राइट। अगेन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको बस क्या करना है, फंक्शन जो है ना, जो भी फंक्शंस आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद रख लेना है, अपने आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके एरिया निकाल लोगे। ठीक है, तो ये समझ गया ना, dx हम 0 नहीं कर रहे हैं, हम बस ऊपर का पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न देख के बोल रहे हैं कि अगर मैंने dx 0 कर दिया, पूरा एरिया कवर कर लिया, तो मेरा एरिया भी 7 आ जाएगा, क्योंकि मुझे ऊपर से पैटर्न नजर आ रहा था। अब इस बात को मैं लिखूंगा कैसे बताओ? इस बात को देखो, मैं यहां से लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं एरिया, क्या लिखूंगा मैं बताओ? एरिया इज इक्वल टू समेशन fi dx, समेशन fi dx, और मैं बोलूंगा कि i का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इंफिनिटी तक मुझे जाना नहीं है, इंफिनिटी तक जाने की कोशिश करनी है। ये ऊपर वाला वैल्यू क्या बताएगा, यहाँ पे 1 to इंफिनिटी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे n का वैल्यू डाल देते हैं। i का वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 2000 तक जा रहा था ना, यहाँ पे सॉरी i लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे देखो आपका i इज इक्वल टू 1 से लेकर, जब i इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जाओगे, इनफाइनाइट डिविजन्स करोगे, तब जाके आपको एग्जैक्ट एरिया मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इंफिनिटी तक जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनफाइनाइट डिवीजन कर दोगे तो dx 0 हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन हम यहीं तक जाएंगे, हम 0 के बहुत dx को 0 बनाने के बहुत करीब तक जाएंगे, पर 0 बनाएंगे नहीं। इसका मतलब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स के करीब तक जाएंगे, पर इनफाइनाइट बनाएंगे नहीं। तो उसके करीब तक जा रहे तो हम बोल देंगे कि i टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब हम इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहे हैं, हम इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं। तो अगर हम इंफिनिटी की ओर जाएं तो मुझे बस इतना बता दो कि एरिया का वैल्यू कहां जा रहा है। तो आप देखो, जैसे अगर हम डिविजन्स इंफिनिटी तक लेके जाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि dx का वैल्यू 0 तक लेके जाते हैं, तो मुझे ये दिखा कि एरिया का वैल्यू 7 तक जा रहा है।
इसका मतलब अगर सपोज करो आप इन्फिनिटी कर दोगे तो एरिया का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो आप एरिया का वैल्यू 7 लिख देते हो। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, यही आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट वी अप्रोच इन्फिनिटी, नंबर ऑफ डिविजन्स हम इन्फिनिटी करने की कोशिश करेंगे, और अगर सपोज करो यहाँ पे इन्फिनिटी हमने कर दिया तो कुछ ना कुछ एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर हम पैटर्न में देखेंगे कि अगर मैं इन्फिनिटी तक कर रहा हूं नंबर ऑफ डिविजन्स, तो बताओ मेरा एरिया का वैल्यू कहां जा रहा है। तो मैंने देखा मेरा एरिया का वैल्यू 7 जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि चलो भाई मैंने इनफाइनाइट डिविजन्स कर दिया तो मेरा एरिया का वैल्यू 7 आ गया। ये प्रोसेस है। तो आप एक्चुअल में प्रोसेस में क्या करते हो, इनफाइनाइट डिवीजन करने की कोशिश करते हो, अप्रोच करने की कोशिश करते हो, कर तो नहीं पाओगे, कर जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो आप इनफाइनाइट डिविजन्स करने की कोशिश करते हो और उसके बाद सारे टर्म्स को ऐड करते हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस है एडिशन का, मतलब इनफाइनाइट डिविजन्स करके ऐड करने का जो प्रोसेस है, वहां तक अप्रोच करने का जो ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है समेशन। ये जो समेशन होता है ना, इस समेशन को ही, समेशन का मतलब होता है आप ऐड कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन का मतलब भी आप क्या होता है, ऐड कर रहे हो। आप f1 dx, f2 dx, f3 dx, f4 dx इंफिनिटी तक ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये जो तरीका है ना, ये वाला तरीका इनफाइनाइट डिविजन्स तक जाने का, ये आपको एग्जैक्ट एरिया का वैल्यू दे देगा। और ये जो इंफिनिटी तक आप जाते हो एडिशन करते करते, मतलब समेशन तब बोलते हैं हम लोग जब फाइनाइट नंबर ऑफ एडिशन होता है, 5 टर्म को ऐड किया, 10 टर्म को ऐड किया, 100 टर्म्स को ऐड किया, हम बोलेंगे हम समेशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने की कोशिश करते हो, तब हम उसे समेशन नहीं कहते हैं, तब हम उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए समेशन वर्ड हटा के इसके लिए एक नया सिंबल यूज किया जाता है, ऐसा वाला। तो हम इसी चीज को क्या लिख देते हैं, देखो यही एग्जैक्टली समेशन को हम क्या लिख देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, और ये जो fi है उसमें से i हटा देते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन डाल दिया है तो सामने वाला समझ जाएगा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये हो जाएगा आपका f dx। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, समझ गए। तो अगर आपको किसी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू आपको दिया रहेगा, देखो f का मतलब होता है y, f मतलब क्या होता है, y होता है। f दिया मतलब आपको y दिया है, तो आपको कोई लिख के देगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आपको f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख के दे रहा है। ये f का मतलब क्या होता है, यहाँ पे f का मतलब होता है फंक्शन, f इज योर फंक्शन। तो कुछ लोग इसको कैसे लिख देते हैं ना, f ऑफ x लिख देते हैं, f की जगह पे f ऑफ x लिख देते हैं। f ऑफ x का मतलब y होता है, आप जानते हो, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ x dx, ठीक है। इन केस किसी ने भाई y ही लिख रखा है तो आप y ही लिख दो, एरिया इज इक्वल टू f की जगह पे आप y भी डाल सकते हो, y dx लिख दो, ये आपका एरिया। तो एरिया y dx लिखो, f ऑफ x dx लिखो, f dx लिखो, एक ही बात है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको उसने फंक्शन क्या दिया हुआ है। जैसे हमारे केस में हमको फंक्शन क्या दिया हुआ था, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कुछ लोग ये y को f लिख देते हैं, f ऑफ x लिख देते हैं, एक ही चीज है। ये आपको एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करूंगा, या फिर आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि भाई इस इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे एरिया कैलकुलेट किया जाता है, समझ गए। तब तक एक काम करो, यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया है। तो आप लोग को एक इक्वेशन देके रखा हुआ है, इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और वही सेम क्वेश्चन आपको x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 के नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एरिया x इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 के बीच में कैलकुलेट करना है। वो बताएंगे कहां से कहां तक करना है। 1 से लेकर 2 का मतलब क्या होता है, ये रहा, x इज इक्वल टू 1 ये है और x इज इक्वल टू 2 है। तो ये आपको सेकेंड केस में आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में पूरा करना है यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 2 तक। सेकेंड केस में आप यहां से लेकर यहां तक भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। और ये कैसे करते हैं, तो ये आप लिमिट्स अप्लाई करके करो। मतलब इंटीग्रेशन में आप नीचे लोअर लिमिट, देखो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसको लोअर लिमिट बोला जाता है,
जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो अपर लिमिट होता है। तो पहले केस में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, सेकंड केस में लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। तो ये लिमिट्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है ये भी इंटीग्रेशन के हेल्प से हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब शेप वाला एरिया भी बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने इंटीग्रेशन का मतलब बता दिया कि इसको छोटे छोटे पार्ट में इनफाइनाइट डिवीजन करके फिर ऐड कर देना। इंटीग्रेशन एक हिसाब से एडिशन ही होता है डिविजन्स करके, पर ये डिवीजन जो है इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट डिवीजन हो जाता है। अगर इनफाइनाइट डिवीजन नहीं रहा, फाइनाइट डिवीजन रहा, फाइनाइट डिवीजन करके अगर आप ऐड कर रहे हो तो उस एडिशन को समेशन बोला जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिविजन्स इनफाइनाइट करके फिर आप ऐड कर रहे हो तो वही समेशन को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोल देते हैं। समझ गए? अब आपको वैसे डिविजन्स करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के पता होने चाहिए। जो भी फंक्शंस है, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा उस फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, आपको बस उस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए उस फंक्शन के लिए। तो आप उस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो आपके बुक में दे रखा था मैंने लिख दिया है, बाकी इसको इन डिटेल बहुत अच्छे से पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, राइट। चलो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूले हैं। एक चीज और बता दूं, अगर आप गौर करोगे तो आपका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो एग्जैक्टली डेरिवेटिव का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं अगर आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लिया है तो। जैसे आपको याद होगा कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है, तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू x होगा। समझे? साइन x, अच्छा सब में dx dx आएगा, याद रखना, क्योंकि आप देखो तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, y dx होता है या फिर f dx होता है। हमने देखा था ना, इंटीग्रेशन f dx होता है, मतलब फंक्शन के साथ ये dx लगना जरूरी है। dx वो लेंथ एलिमेंट था जिसमें हमने डिवाइड किया था, तो ये dx इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के साथ dx हमेशा हर जगह रहेगा। तो देखो cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन था, तो आपका साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस था, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, डेरिवेटिव का उल्टा। अब यहां पे देखो कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये आपको याद रखना है, k dx। अब ये कैसे होता है बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, आप कुछ फॉर्मूले हैं बस आप याद रख लो। dx का इंटीग्रेशन x होता है, अगर कांस्टेंट है कोई जैसे 5, 7, 8, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x होता है, क्योंकि देखो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो अगर ये k बाहर आ गया तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है, तो ये x हो जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x। अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा है तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसमें भी रूल वैसा ही है जैसा रूल आपने डेरिवेटिव में देखा था कि अगर बीच में प्लस और माइनस रहा फंक्शंस के तो इंटीग्रेशन दोनों में बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो f1 प्लस और माइनस f2 dx है इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन f1 के पास भी जाएगा और dx के साथ बटेगा, याद रखना। f1 dx का इंटीग्रेशन प्लस और माइनस f2 dx का इंटीग्रेशन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये तो कुछ फॉर्मूले और रूल्स आपके सामने हैं। अब इसमें देखो पहला फॉर्मूला जो शायद हम यूज करने वाले फिलहाल यहाँ पे, पहला फॉर्मूले का कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 क्या होता है, तो फॉर्मूला आप यूज कर लो। फॉर्मूले के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 क्या होगा बताओ। n की जगह पे 4 है तो यहाँ पे भी n की जगह पे 4 डाल दो। देखो ये पहला वाला फॉर्मूला जो है, अच्छा ये मैंने बताया नहीं क्या आपको, ये पहला वाला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब अगर कोई पावर x के पावर का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, फिर उसी से आप नंबर को डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल x रेज टू 4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 यहाँ से, और इसको आप लिख सकते हो x रेज टू 5 अपॉन 5। समझ गए? तो ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो x रेज टू 6 रहा, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x रेज टू 7 अपॉन 7 आ जाएगा, और कुछ नहीं। समझ गए? तो ये तो फॉर्मूले भी हो गए, किस तरीके से सॉल्व करना वो भी मैंने बता दिया। और याद रखना कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब हम जनरली क्या करते हैं कि लिमिट्स अप्लाई करके फिजिक्स में सॉल्व करते हैं। मतलब हमें बताया जाता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है,
1 से 2 तक लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताया जाता है। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप अप्लाई कर देते हो, दोनों लिमिट्स जब आप अप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, तो उसे डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जनरल अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो जहां पे आपको लिमिट्स नहीं बताया जा रहा है, तो याद रखना हर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों आता है, कैसा आता है, उसके फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स की जितनी रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फिजिक्स में ज्यादातर केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो। हम फिलहाल यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की ही बात करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ये कांस्टेंट नहीं आता है। नहीं तो अगर लिमिट्स नहीं दिया है तो सब में एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आओ, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या, देखो हमको क्या बोला गया, आपको एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया ढूंढना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, और वो क्या है एरिया बताओ। x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक एरिया, मतलब 0 से लेकर 2 तक ये पूरा एरिया ढूंढना है। एरिया का एक ही फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू y dx। अगर यहाँ पे f लिखा होता तो ये f dx लिखता मैं, पर यहाँ पे y लिखा है तो y dx। ये एरिया का फॉर्मूला है। अब सुनो, आपका जो लोअर लिमिट होगा वो नीचे लिखना है और आपका जो अपर लिमिट है 2 ये ऊपर लिखना है। तो हम 0 से लेकर 2 तक ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब y जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, उस फंक्शन का वैल्यू सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y के जगह पे डाल दो आप x स्क्वायर dx। कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर रहा है, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए हमें। अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जो है वो इस फॉर्मूले से आएगा। n के जगह पे आपको बस 2 डालना है। x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और उसके बाद इसका लिमिट 0 से लेकर 2 तक, इसको आप साइड में लिख दो ऐसे, समझ गए ना। सी इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर वापस अच्छे से लिख देते हैं। इसको आप लिख सकते हो x रेज टू 3 अपॉन 3, और ये 0 से लेकर 2 तक चला जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जहां कहीं भी x दिख रहा है, x वेरिएबल है यहाँ पे, उस x के जगह पे आपको अपर लिमिट डालना है पहले तो, उसके बाद माइनस लिखना है, फिर उस x के जगह पे लोअर लिमिट डालना है। जैसे x के जगह पे मैं पहले 2 डाल दूंगा अपर लिमिट, तो ये 2 का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस अपने मन से लिख देना है, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट डाल दो तो 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो ये फिलहाल आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8, 8/3, और आपका एरिया 8/3। समझे, तो पहले का आंसर आपका आ गया एरिया 8/3। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड का कैसे सॉल्व करोगे बताओ। इस बार एरिया जो है वो ऑब्वियस सी बात है पहले वाले से कम आएगा। अब इसका एरिया अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो 3 1 3, 3 2 6, और 2 पॉइंट आई थिंक 3 6 18 6 7 आ जाएगा, 6 6 6 6 आएगा, 2.67 लिख दिया मैंने, ये एरिया आ गया। अब देख लो सही है ना, 8 2 6, नहीं 3 2 6 20 बचा, हाँ ठीक है। सेकंड केस में देखो आपको एरिया 1 से लेकर 2 तक निकालना है, मतलब x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक, यही एरिया निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाले एरिया से कम आएगा। एरिया निकालना है, शेप जो है वो रेगुलर नहीं है, तो आप जाओगे इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इस बार इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक चलेगा। y का वैल्यू वही रहने वाला है ग्राफ का, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, x रेज टू 3/3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, या फिर आप चाहते हो ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करके तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और ये इंटीग्रेशन इस बार 1 से 2 तक जाएगा, और दैट इज इक्वल टू x³ फ्रॉम 1 to 2। इस बार देखो x का अपर लिमिट क्या है, 2 है, तो x की जगह पे पहले 2 डालो तो 2³ हो जाएगा। फिर माइनस लिखो अपने मन से, फिर x की जगह पे 1 डालो तो 1/3 हो जाएगा। ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको सॉल्व कर लो आपको एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 माइनस 1/3, एंड दैट इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू सेकेंड केस का ये एरिया, सॉरी दैट इज इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 7/3। तो देखो पहले एरिया आ रहा था 8/3, अब कम आ गया, अब एरिया कितना आ रहा है, 7/3 आ रहा है सेकंड केस में, क्योंकि इतना एरिया कम हो गया। अब हमने 1 से लेकर 2 तक एरिया निकाला। तो आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में एरिया निकालने की बात की जाए तो आप क्या करोगे,
इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो। मैंने जो आपको फंक्शन दिया है वो एक्स स्क्वायर दिया है, हो सकता है कोई एक्स क्यूब दे दे, 3x स्क्वायर दे दे, 4x क्यूब दे दे, कुछ भी दे दे, साइन एक्स दे दे, कॉज एक्स दे दे, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो आपको बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इन फॉर्मूलों का यूज करके, राइट। चलिए अब जैसे मान लो आपको किसने कहा कि अब इंटीग्रेशन सॉल्व करो और आपको फंक्शन देके रखा हुआ है, y का वैल्यू देके रखा हुआ है, किसने बोला x⁻⁷। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं। मैं टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो टेक्स्ट बुक में अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चलो वो तो डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, x प्लस साइन एक्स, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सॉल्व किया। चलो x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स, तो ये तो सिंपल है, कर लोगे। आप लास्ट वाला रूल यूज करो, लास्ट वाले रूल के हिसाब से क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये दो फंक्शन है यहाँ पे, दो फंक्शन में इंटीग्रेशन बट जाएगा, तो बट जाएगा तो x dx हो जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे लिमिट्स आपको नहीं देके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो, लिमिट्स अप्लाई मत करो। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 1 है, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा x⁻n dx x⁻n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे x⁻1+1 अपॉन 1+1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स, तो ये माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, और आपका ये वैल्यू आ गया x² अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स। समझ गए, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मैं एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद फिर आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी हुआ खत्म। चलिए अब इसको मिटाने दो, मुझे दो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं, वही क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूँ बस। बाकी आप और डिटेल में आगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे वैसे वैसे और समझोगे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है। लॉज ऑफ मोशन में आप इंटीग्रेशन का और क्लियर समझ जाओगे कहाँ एग्जैक्टली यूज हो रहा है, और काइनेमेटिक्स में अपना मोशन इन अ प्लेन में जो अगला चैप्टर है उसमें आपको डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला याद होगा ना, मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स dx। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। ये क्वेश्चन बस मैं लास्ट सॉल्व करूंगा, दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम 0 to π/2। मैंने तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले फॉर्मूला यूज कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स होता है, तो ये माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये लिमिट्स देख लो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, इसको आप क्या करोगे। अब देखो कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है, माइनस के चक्कर में बीच में फंस जाते हैं, तो आप हमेशा एक काम करो, ब्रैकेट से माइनस को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट से माइनस को बाहर निकाल लिया, बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से π/2। अब आगे का स्टेप क्या है बताओ बच्चों, ब्रैकेट लगे रहने देना, पहले हम x के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे तो ये cos π/2 हो जाएगा, फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर x के जगह पे हम लोअर लिमिट डालेंगे मतलब cos 0 हो जाएगा। अब दैट इज इक्वल टू cos π/2 आपको पता है 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, और cos 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स dx आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, फाइनली आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया वही कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5x dx कैसे करोगे बताओ। x मतलब पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला यूज करोगे x⁻n+1 अपॉन n+1, तो x⁻1+1 अपॉन 1+1, और लिमिट्स कहाँ से अप्लाई करोगे, 1 से लेकर 5 तक, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x² डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 1 to 5। ये ध्यान रखना है कि आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले इस ब्रैकेट के बाहर ले सकते हो, डायरेक्ट कांस्टेंट के साथ भी कर सकते हो, कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हो, जैसे मैंने 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 है ना, तो अंदर क्या बचा, x² फ्रॉम 1 to 5। अब उसके बाद क्या करोगे, x के जगह पे 5 लिखो तो 5² हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लिखो, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट 1 डाल दोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 1/2, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर आपको 12 आ गया, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। और फाइनली बच्चों आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी होता है खत्म। तो ये चीज़ें अभी आपको मतलब थोड़ा आप अगर देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी
हो सकता है अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या है ये सारी चीजें और कहाँ पता नहीं यूज होने वाला है, पर जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे और क्लैरिटी आते जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और क्लैरिटी आते जाएगी कि किस तरीके से ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूज होता है फिजिक्स में। समझ गए? तो अगर उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे वो चीज आएगी। ऑलरेडी जो 12th स्टैंडर्ड जिनका हो चुका है, 11 12 पढ़ चुके हैं, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कई कई जगहों पे कहाँ कहाँ ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। और ये मोशन इन अ प्लेन सीईटी में भी है, ये चैप्टर सीईटी में नहीं था पर बेसिक्स के लिए मैंने यहाँ पे करवा दिया। अगर आपका हो चुका है तो फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाएंगे, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। थैंक यू वेरी मच।